खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। तालिबान का कहना है कि अगर उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, और ये तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो थे, इनका इशारा या ये जो मुखातिब कर रहे थे वो अमरीका को कर रहे थे या आलमी बरादरी को कर रहे थे, लेकिन ख़ास उनका जो फोकस था, मरकज़ था, वो अमरीका था। तो उसके असरात जो हैं वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि इस खत्ते बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो महसूस किए जाएंगे और देखे जाएंगे। ये अब एक थोड़ा सा सख्त लहजे में उन्होंने बात की। उसकी वजह यह कि तालिबान जो है जब से हुकूमत में आए, उन्होंने लातादाद सिफारती मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ ममालिक के बड़े बड़े जो उनके ऑफिशल्स हैं उनके साथ, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने दुनिया भर में, क्या खत्े के ममालिक हों या आलमी बरादरी हो, उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इससे पहले जब 2001 में तालिबान और अमरीका के माबैन जंग हुई, अमरीका ने हमला किया 9/11 के बाद, तो उसकी वजह भी ये थी कि अमरीका और तालिबान के माबैन सिफारती ताल्लुकात नहीं थे। तो वो जोर दे रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द इनको रिकग्नाइज किया जाए। एक बात यह भी है कि अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या दुनिया भर के एजेंसीज हों या जितने आलमी रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि तालिबान को अगर कमज़ोर किया इस वक्त हुकूमत को, तो अफगानिस्तान एक बार फिर बड़ी शदीद खाना जंगी का शिकार होगा, और उस खाना जंगी का शिकार होने का फ़ायदा जो है वो गैर रियासती अनासर उठाएंगे। ख़बरें जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी, कि वहाँ पे दाइश की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। वो अपने जो लोगों को भी अपनी अपने ग्रुप्स में, अपने रैंक्स में शामिल कर रहे हैं। और दाइश एक ऐसा ग्रुप है कि जिसका एजेंडा अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरी दुनिया में अपना एजेंडा जो है वो फैलाना चाहता है। जबकि तालिबान कभी भी माजी में भी उनका ये मतम नज़र नहीं रहा कि अफगानिस्तान से बाहर वो किसी किस्म की, किसी के मुल्क के ताल्लुकात में या उसके मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुखालफत करें, मुदाखलत करें, माजरत। और इसके साथ उन्होंने कभी भी जारहियत का मुजाहरा अफगानिस्तान की सरहदों के बाहर नहीं किया। उनका कंडक्ट अपने मुल्क में जो भी था उससे इख्तलाफ यकीनन किया जा सकता है, लेकिन यह भी एक हकीकत है वो किसी ग्लोबल टेररिज्म का हिस्सा कभी भी नहीं रहे तालिबान। और यही बात वो बार बार दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें इस मौके पर कमज़ोर किया गया, आइसोलेट किया गया, पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है, तो उसका फ़ायदा वो अनासर उठाएंगे कि जो ना सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर में जितने वो समझते हैं उनके दुश्मन हैं, उन पर हमला करने की वो कोशिश करते हैं या सलाहियत रखना चाहते हैं, उनको ये फ़ायदा होगा। और ये यकीनन एक बार फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इस पर गुफ्तगू करते हैं और इसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक अजीब किस्म की खामोशी है आलमी बरादरी की तरफ से। गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुझे हुमायूं खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे अपने साथी हैं, बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान के अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हसन खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंसूर अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के ज़फ़ीर हैं काबुल में। मंसूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से अगर मंसूर साहब से मैं आगाज़ करूँ, सर, अभी हमने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन अब आप अफगानिस्तान में मौजूद हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लेके गए, दीगर ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं वो भी या तो आ रहे हैं या तालिबान के वफूद को वो दावत देते हैं। सो इस सारे सिनेरियोज़ में कि जब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को तस्लीम नहीं किया, सो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा बताइए। आप किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, कोई मुश्किलात आती हैं या मतलब नॉर्मल कंट्रीज़ या जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके मुकाबले में? जी देखिए, तकरीबन जो है 15 अगस्त में जो चेंज हुई थी, तालिबान ने यहाँ पे आके मुल्क का नज़्म संभाला था, तो तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है। इसमें जो अगर आप ये बात करें कि किस तरह की एंगेजमेंट यहाँ पे होती है, जो डिप्लोमेटिक मिशंस मौजूद हैं और तकरीबन 10, 11, 12 कंट्री मौजूद हैं यहाँ पे, यूएन भी मौजूद है। तो मेनली जो शुरू में तो फोकस था इवैक्यूएशन के ऊपर, जो लोग यहाँ से निकलना चाह रहे थे, गैर मुल्की या अफगान नेशनल्स भी, और अभी भी कुछ इवैक्यूएशन में, फ्री पैसेज में कुछ उनका पार्ट रह गया है। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है कि किस तरह यहाँ पे एक मुस्तकिल अमन लाने के लिए एक देरपा जो मुस्तहकम हुकूमत या मुस्तहकम सियासी निज़ाम को वजूद में लाया जाए। इस सिलसिले में जो अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत और मौजूदा हुकूमत के साथ जो एंगेजमेंट हो रही है, वो 2 फ्रंट्स पे हो रही है। एक तो आपने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे एंगेज्ड है, जिसमें जब भी वो बातचीत होती है, अमेरिका के साथ भी इनके राब्ते हुए हैं, तुर्की के साथ भी हुए हैं, मॉस्को का भी विजिट किया, उज़्बेकिस्तान भी गई है। तो जो भी राब्ते हैं, जो बातचीत है, उसमें एक बात है कि
वसीउल बुनियाद या इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए। उसमें तालिबान का नज़रिया ज़रा फ़र्क है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का नज़रिया फ़र्क है। तालिबान के ख़्याल में उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ से लोगों को शामिल करके ये शर्त पूरी कर दी है और वो इसको मज़ीद भी देखते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का ख़्याल है कि जो पुराने सियासी जहाँ पे जी। एस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, उनको भी किसी किस्म का या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें शमूलियत मिलनी चाहिए। फिर इसमें दूसरा जो एरिया आ जाता है वो ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स का है और वहाँ पे भी दोनों इंटरनेशनल साइड जो है बैनुल-अक़वामी बरादरी और अफ़गान हुकूमत का जो नुक्ता नज़र है उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। और तीसरा है काउंटर टेररिज्म का। इसके अलावा जो एंगेजमेंट है मुख्तलिफ मुल्कों की, वो बायलैटरल एंगेजमेंट भी जारी है, ख़ास तौर पे हमसाया ममालिक की। और हमारी तरफ से आपने देखा कि बॉर्डर के नॉर्मल जो इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज, तिजारत है, मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा अभी फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ का दौरा किया, जो कि पहला सियासी दौरा था हमारी जानिब से एक सियासी लेवल पे। और उसमें एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ उन्होंने दौरा जी किया। उसमें बिल्कुल। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान शामिल थे और डिस्कस किया हमने किस तरह हम अफगानिस्तान के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है, अपनी जो एंगेजमेंट है, उसको मुस्तहकम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ख्याल में एक देरपा जो मुस्तहकम हुकूमत अब यहाँ पे इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि 40, 42 या 43 साल की खाना जंगी के बाद, इंटरनल वॉर के बाद, अब मेरा ख्याल के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो वेरी राइट। इख्तिलाफ अच्छा है सर, एक उसको भी सवाल है। एक एंगेजमेंट के जरिए ही दूर ठीक किया कह रहे हैं जाना आप। चाहिए। तो मेरे आप ख्याल ठीक कह में रहे कि हैं। उम्मीद ये जहाँ के यहाँ पे हालात अभी तक काफी मुश्किल हैं और खासतौर पे यूएस फ्रीज की वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे एंगेज्ड है और दूसरे कुछ ममालिक और ईयू वगैरह भी एंगेजमेंट का प्लान बना रहे हैं कि किस तरह अफगानिस्तान की मौजूदा एक सवाल है हुकूमत के सर, साथ सवाल सुन लीजिएगा। एंगेजमेंट की जाए। मंसूर साहब सवाल सुन लीजिएगा कि इस पे पाकिस्तान ने जो खित्ते के मुमालिक हैं उनसे भी गुफ्तगू की। यकीनन हमारे जो फॉरेन ऑफिस या वजीर ख़ारजा हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी राब्ते में होंगे। तो सोच क्या पाई जा रही है कि क्या मतलब कुछ मुल्कों ने मिलकर इन्हें तस्लीम करना है या कोई भी इंडिविजुअली पहल करने से गुरेज कर रहा है? चलें, पाकिस्तान तो है जिसके स्टेक्स भी हैं और लेकिन जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं, चीन है, रूस है, उन्हें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो इनफरादी तौर पे भी तालिबान को तस्लीम करने पे तैयार हो जाएं। सो एक सोच क्या पाई जाती है या फैसला क्या आपके ख्याल में होने मेरा जाएगा? ख्याल जी जी, मेरे ख्याल में आपका बड़ा मुनासिब सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि सोच यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो के जो खदशात है या उनके जो नज़रियात हैं, वो भी अहमियत के हामिल हैं। मसलन इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है और तालिबान को भी ये समझना होगा कि किसी तरह से भी इस किस्म की इंक्लूसिविटी आए जो अफ़गान हुकूमत को भी, अफ़गान अवाम को भी काबिल कबूल हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हो। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स में आप देखें औरतों का कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में जाना, लड़कियों का, और इसी तरह औरतों का वर्क प्लेस पर जाना, उनको बेशक यहाँ के इस्लामिक कल्चर के मुताबिक ही उनके लिए कंडीशंस क्रिएट की जाए, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह काउंटर टेररिज्म पे भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के खदशात हैं या जो उनके ज़रूरियात हैं, मसलन ETIM से जी मुतालिक बिल्कुल। चाइना खाइफ है, दाइश के मुतालिक हम सब खाइफ हैं, TTP के मुतालिक सवालात हैं। तो इन सब पे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है ये एजेंडा जब आप लेके आगे चलेंगे तो तभी कोई मिडिल लेकिन ग्राउंड सर आएगी एक एक जिसमें एक कि बात है, आप ये ह्यूमन वुमेन एंगेजमेंट के राइट्स की बात, जरिए कोई मसूद साहब, रिकॉग्निशन या जी, कोई वुमेन राइट्स तस्लीम की बात करने बिल्कुल की ठीक है सूरत कि पैदा आप होगी। एक और इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कम्युनिटी। बड़ा क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान दीगर हमसाया ममालिक और रीजन के ममालिक के साथ ठीक। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात यह है कि ठीक है, इसमें वुमेन राइट्स की बात बिल्कुल दुरुस्त की, काउंटर टेररिज्म की बात है कि तालिबान यानी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो दहशत गर्दी के लिए, लेकिन इंक्लूसिविटी का है कि आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं किस किस्म की हुकूमत बनाएं। दुनिया भर में मोनार्कीज भी हैं, ऑटोक्रेसीज भी हैं, फिर आप उन ममालिक को भी आप कहें कि जी आप जो है वो जदीद जमहूरी तकाज़ों के तहत जो है हुकूमतें कायम करेंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात चलेंगे। तो तालिबान पे ये पोजीशन, इस पे मैं आपका पॉइंट लेता हूँ सर, लेकिन हमायूं साहब और हसन साहब को जरा शामिल कर लूँ इसमें कि जी जब ये बात हम करते हैं कि जी 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 इस किस्म की आप करें, इंक्लूसिविटी लेके आए, अब तालिबान जो जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे वो 20 साल से एक स्ट्रगल करते हुए आए हैं और अब अगर उनको कोई डिक्टेट करेगा तो वो क्यों क्यों मानेंगे वो? नहीं, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है और इसमें अगर आप दोनों जानिब से देखें तो अमेरिका जो कि दोहा मुआहदे के तहत एग्रीमेंट करके और उनको पावर शेयरिंग दे के गया है,
उसने इस वक्त अब सारी दुनिया को, अगर वो कहा जाए कि उनकी दुम पर पाँव रखा हुआ है, नॉन रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है। अमेरिकन अगर इस वक्त भी देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनके साथ उनके बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं और कल्चरल हर किस्म के लिंक्स हैं। तालिबान से इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर लेना कि फौरी तौर पे 20 साल की उस खाना जंगी, और उससे पहले भी तालिबान उससे पहले अफगानिस्तान को बहुत अच्छी हालत में नहीं था, पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से वो लड़ाई की हालत में। तो अचानक ये एक्सपेक्ट कर लेना कि एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरह का ले आए। अभी इस वक्त जिस के ऊपर आर्गूमेंट हो रहा है, पाकिस्तान का भी स्टांस बड़ा उस पर अहम है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द ऑफिंग। 80% अफगानिस्तान की आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बच्चे मर रहे हैं क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस और बहुत सारी चीज़ें। अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो 70% वो मुल्क था जो पिछले 25 साल से 10-15 साल से फॉरेन एड के ऊपर था, और 15 अगस्त से लेके आज तक कहते हैं कि उसकी जो है वो 30% जो है वो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और उसके साथ जो है यूएन की रिपोर्ट है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन कैन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन अगले 1 महीने के बाद। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप वेस्टर्न ममालिक ये कहें कि एक जमहूरी निज़ाम फौरी तौर पे वहाँ पे ले आएँ तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन होगी। ये ऐसी है जैसे यूएन हमेशा से रिएक्ट करता है लेट जब क्राइसिस हो जाता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया उसके बाद। ये जो सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, इनको खाने पीने को चीज़ें नहीं मिल रही, सो इनकी फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ेगी तो ये कहाँ जाएंगे? वो हम नेबरिंग कंट्रीज की तरफ देखेंगे। मतलब ये जिस चीज़ का हम बड़े अरसे से खदशा जाहिर कर रहे थे कि एक मैसिव इन्फ्लक्स हो सकता है, तो जब वहाँ पे भूख और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वो कोशिश यही करेंगे कि वहाँ से निकलें और साथ वाले नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएं। तो इसीलिए पाकिस्तान उस चीज़ को लीड कर रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए, बाकी ये मामला जो हैं ये बाद में भी डील किए जा सकते हैं। ठीक, हसन साहब, ये जो तालिबान का कल का बयान था और इसमें हमें कोई थोड़ा सा धमकियाँ में सा बयान लगा कि जी हमें तस्लीम अगर नहीं करेंगे तो असरात भुगतने को तैयार हो जाएं, और उसमें लॉजिक भी है कि अगर अमेरिका ख़ुद कहता है कि जी वहाँ पर दाइश बड़ी एक्टिव है और रिक्रूट कर रही है और दाइश और मतलब उनका ग्लोबल एजेंडा है, तो फिर जब वो जानते हैं कि ये थ्रेट जो है ये आगे अमेरिकन इंटरेस्ट तक या वेस्टर्न इंटरेस्ट तक जा सकता है, फिर भी वो तालिबान को आइसोलेट करने पर अभी तक जो है तैयार। ठीक है शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। और पहले तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ मंसूर अहमद ख़ान साहब को कि जिस सिचुएशन में, जिन हालात में जब सारे लोग अफ़गानिस्तान स्पेशली फॉरेनर्स एंड डिप्लोमेट्स काबुल को छोड़ रहे थे, तो मंसूर अहमद ख़ान साहब उस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत मुश्किल था उस वक्त। तो आई थिंक ऑन पर्सनल नोट आई हैव टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, जो अभी तक वो लगे हुए। देखिए मेरे ख्याल में तालिबान की तरफ से ये बयान जो है अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो शायद ठीक है, क्योंकि एक साइड पे दाइश और दाइश के साथ अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, कल परसों में इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स हुए थे कि कुछ एनडीएस के लोग जो थे, जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स है वो है, और कुछ एन है अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग हैं जो कहते हैं कि मुजाहिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, वो भी किसी न किसी हद तक जो है एक्टिविटीज़ में अब वो रिपोर्ट्स आ रही है कि वो भी इन्वॉल्व है तालिबान पे अटैक करने में, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पे अटैक करने में। लेकिन एक बात है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के लिए ये बात जो करना कि हमें तस्लीम किया जाए वरना इनके असरात जो है डेफिनेटली डेंजरस और हो भी सकते हैं, उसकी बात यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखिए अभी एम्बेसडर साहब ने कुछ 4-5 बड़े माइल्ड किस्म के जो डिमांड्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी, और दूसरी बात यह है अमीन भाई ने ये कह दी कि उनकी ये लेकिन देखिए इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो चाहते हैं कि उनको तालिबान की तरफ या अफगान हुकूमत की तरफ बढ़े, शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन कुछ ऐसे, मतलब जो भी ममालिक है, सर ने कहा कि EU भी आ रही है, बाकी ममालिक भी कोशिश कर रहे, तो बजाय इसके कि अफगान तालिबान जो है वो ये सोच ले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड हमसे किया है। उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स का मसला है, तो मैंने सो फॉर दे आर डूइंग वेल। अगर हम देखें कोई समर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है मुखालिफिन के खिलाफ, इस तरह माजी में हुआ करते, तो अफगान कल्चर को अगर आप देखें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक ठीक है। जो सवाल था कि उनको जब आप कहते हैं जी इस किस्म की हुकूमत बनाएं, तो आप कैसे किसी एक सॉवरेन कंट्री पे इम्पोज कर सकते हैं? अगर बनाएंगे तो हम तस्लीम करेंगे, वरना थैंक यू नहीं। देखिए मेरे ख्याल में कुछ तो तालिबान को कुछ करना पड़ेगा। देखिए फेस सेविंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के पाकिस्तान में भी आप देखें कि डिवाइडेड ओपिनियन है तालिबान के बारे में, इसी तरह वेस्टर्न में तो हमसे ज्यादा। माय पॉइंट है सर, देखिए कि पाकिस्तान में या कई ऐसे ममालिक में कि जब जमहूरियत यहाँ पे नहीं रही, कोई डिक्टेटरशिप आई, तब भी ममालिक ने सफारती ताल्लुकात खत्म नहीं किए। लेकिन ठीक है,
अफगान तालिबान Although मैं compare नहीं कर रहा तालिबान के जिसकी साथ तरफ पाकिस्तान इशारा के किया किसी और मैंने मुल्क ने को। दोहा एग्रीमेंट में ये कमिट कर चुके हैं कि हम टोटल पावर नहीं लेंगे, हम जो है मतलब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, ये इन लोगों ने कमिट किया है। लेकिन ये जो एफोरिया टाइप है कि वी हैव लेकिन अभी एम्बेसडर साहब जो बात कर रहे थे कि तालिबान ने जिन लोगों को शामिल किया वो ये फील करते हैं कि हमने अपनी कमिटमेंट नहीं, वो पूरी तो कर दी है। इनके उनको देखे, वो तो ये हज़ारा है तो हज़ारा तालिब है, ताजिक है तो ताजिक तालिब है, पश्तून है तो पश्तून तालिब है। मतलब ये एम्बेसडर साहब की बात ठीक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है वो कहते हैं जैसे मुजाहिदीन, फॉर्मर मुजाहिदीन लीडर्स है, फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर्स है, फॉर्मर एथनिक लीडर्स है, ट्राइबल एल्डर्स है, उनसे लेना। और नहीं, लेकिन आप कैसे तालिबान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अहमद मसूद या देखिए, हामिद मेरे ख्याल कारज़ई में या ये अब्दुल्ला को अपनी बात फोल्ड आपकी में ले ठीक आए? है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए तालिबान को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ कंसर्न को एड्रेस करना होगा। ठीक। स्पेशली देखिए खवातीन का क्या मसला है, अगर आप कहते हैं कि जी 6 साल तक Very बच्ची right. जा सकती है लेकिन 10 साल तक बच्ची ठीक, नहीं जा ठीक। सकती, ई कैरीज नो वेट, नंबर 1। दूसरी बात ये कि इंसानी हकूक के हवाले से मेरे ख्याल में दे हैव अ वेरी गुड बट केस टू यू प्रेजेंट टू द एक्सपेक्ट वर्ल्ड। कि तालिबान ओवरनाइट चेंज हो जाए, जैसे हमायूं साहब ने कहा, इतना मुश्किल देखिए है? चेंज होना पड़ेगा, होना अभी पड़ेगा, देखिए it's a जहाज big से if, निकल चलें। के अभी गवर्नेंस की तरफ ठीक, आना है। चलें, अभी पहले चलें। जो आप जन्नत जो है Right. ना, जन्नत जाने के लिए अपने जहाद का रास्ता इख्तियार किया था, अभी जन्नत जाने के लिए खिदमत का रास्ता इख्तियार खिदमत का करना रास्ता। पड़ेगा। चलें, वेरी गुड पॉइंट। मंसूर साहब ये जरा फरमाइएगा कि फर्क क्या है रिलेशनशिप में डील करने में? हमने देखा कि अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत थी उससे पहले वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे आइडियल सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, उनका झुकाव भारत की तरफ था, पाकिस्तान के बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात उनके हुक्काम लगाया करते थे। और अब तालिबान है तो जो एक कंडक्ट है या जो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट से फ़र्क क्या है डील करने में उस वक्त की हुकूमत और अब की हुकूमत में? देखिए बहुत फ़र्क है एक, अगर आप लिहाज से देखें तो, कि जिस वक्त मैं चूँकि यहाँ पे पिछली हुकूमत के दौर में भी पोस्टेड था, तो जो भी पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के इक़दामात, मेयर्स, ऑफर्स, इनिशिएटिव्स दिए जाते थे, हमें उस पर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। और कहीं ना कहीं जाके हमारे बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स भी जाके फंस जाते थे, स्टक हो जाते थे, और हमें समझ नहीं आती थी कि किस तरह। और एक यहाँ पे जो टीटीपी को और इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट जो अफगानिस्तान की गुज़िश्ता इंटेलिजेंस की तरफ से या इंडिया की तरफ से जो की जा रही थी, और फिर जिस तरह की एक मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी एनवायरनमेंट पाकिस्तान के मुतालिक रखी गई थी, तो उसमें बहुत फ़र्क आया है, बहुत रिलैक्स हुई हैं चीज़ें। अब ये भी हमें देखना होगा कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन खुद मुख्तार मुल्क है। हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से हम जो चीज़ कहें वो उसी तरह हो जाए, लेकिन एंगेजमेंट दोनों मुल्कों की ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक दोस्ती का रिश्ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हज़ारों लोग आते जाते हैं, तिजारत होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का पोटेंशियल मौजूद है। तो उस जो हमारे मामलात को, हमारे जो ताल्लुकात को उस डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। शुरू में अभी हमें कुछ मुश्किलात पेश आई जब इस हुकूमत के आने के बाद भी जो बॉर्डर्स की मूवमेंट्स थी वो ज़रा रिस्ट्रिक्टिव रहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इंटरेक्शन के ज़रिए तोरखम पे बड़े अच्छा एक निज़ाम कायम कर दिया। चमन कल से खुल रहा है, तो चमन पे भी हम सोच रहे हैं कि बड़ा फैसिलिटेटिव इंटरेक्शन हो। और हमारी हुकूमत का, पाकिस्तान का जो इरादा है, पाकिस्तान का जो की जो पॉलिसी है वो ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाया जाए, अफगानिस्तान के जरिए तिजारती राहदारियों को डेवलप करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट किया अरे जाए। सर, ये तो बॉर्डर मेरे ख्याल में बंद करने बहुत की बुनियादी जरूरत फर्क पेश आया क्यों आई? है इस सिक्योरिटी relationship की वजह से ये बॉर्डर बंद करने की जरूरत पेश क्यों आई? सिक्योरिटी कंसर्न्स थे हमारे। जी देखिए, जिस वक्त 15 अगस्त को ये चेंज आई है ना, तो ये बहुत अचानक आ गई थी चेंज, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत जल्दी टेक ओवर हो गया था। और उससे एक यहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई थी। तो तमाम जो नेबरिंग ममालिक थे उनको ये डर था कि बहुत बड़ा मैसिव इन्फ्लक्स होगा लोगों का, अफगानिस्तान से लोग हिजरत करेंगे बड़ी तादाद में। तो उस मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिव करने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। एक परमिशन लेटर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेना पड़ता था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है। और आहिस्ता, और अफगान हुकूमत की तरफ से भी, तालिबान की तरफ से डिमांड किया गया कि अफगान तालिबान तो एक प्रो फ्रेंडली गवर्नमेंट, एक बहुत फ्रेंडली गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए चाहते हैं यहाँ पे हालात, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान, अवाम के दरमियान मूवमेंट हो बड़ी फैसिलिटेटिव। तो अब हम उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मूवमेंट्स को आसान से आसान बनाया जाए और तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए, जो रिस्ट्रिक्टिव रही पिछले 20 साल के दौरान।
बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो माजी में अशरफ गनी या उससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमतों में भारत का इन्फ्लुएंस था, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ गैर रियासती अनासर की को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, और जो कॉन्सुलेट्स थे भारत के, जो आप समझ जी लीजिए कि सेफ हेवन के तौर पे वो लोग इस्तेमाल करते थे, अभी भी क्या कोई जी ऐसी एक्टिविटी चल रही है, वो ख़त्म हो गया सिलसिला? नहीं, देखिए भारत ने गुज़िश्ता 20 साल के दौरान यहाँ पे टेररिज्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट ग्रुप्स को स्पॉन्सर किया है अफगानिस्तान की सरजमीन में। चूंकि अफगान गवर्नमेंट का मुकम्मल कंट्रोल नहीं था तमाम इलाकों पर, तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस थे उसमें मुख्तलिफ जगहों पर उसने टीटीपी को फंड किया और इस तरह के एलिमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान में टेररिज्म के एक्ट्स करवाए। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये एश्योरेंस दी है बाकायदा पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और जो हमारी अभी रिसेंट विजिट हुई है इसमें हमने एग्री किया है कि दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को रिवाइव किया जाएगा, एपेक्स को रिवाइव किया जाएगा और दोनों ममालिक राइट। इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर के दरमियान जो मूवमेंट है वो बड़े डॉक्यूमेंटेड तरीके से भी हो और बहुत ही एक दूसरे से फ्रेंडली तरीके से हो। सर, ये अश्योरेंस तो बिल्कुल अच्छी बात है उन्होंने दी है। मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ अश्योरेंस में और एग्जैक्टली रियलिटी इस वक्त या ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो ज़रा सा बताइएगा, क्योंकि अभी भी अटैक्स तो हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और हमें इत्तलात यही मौसूल होती हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर से वहाँ पे लोग आए या वहीं से उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की, तो ऐसी इत्तलात तो आ रही हैं। तो ये कौन है फिर, अगर वहाँ पे ये उन्होंने अश्योरेंस भी दे दी, वो लोग भी चले गए, तो फिर ये कौन लोग हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान की इदारों के साथ, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि यहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर कोई इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप्स इस किस्म की एक्टिविटीज करेंगे तो उनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक क्रेडिबल एश्योरेंस है। और फिर जब दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी के इदारे आपस में बैठेंगे तो वो फिर इसकी निटी ग्रिटी और इसकी डिटेल्स को आपस में तय कर सकते हैं कि किस किस्म का ताउन होना चाहिए इन ग्रुप्स के खात्मे सही, के लिए। बिल्कुल हुमायूं साहब, ये मतलब वो वाली बात तो यकीनन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर मतलब बावजूद एश्योरेंस के, ज़ाहिर है वो सारा एरिया कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि जिस किस्म के अभी मसाइल हैं, पूरी तरीके से हुकूमत जो है स्टेबल भी नहीं है, रिकग्नाइज भी नहीं है, इकनॉमिक इशूज़ हैं, सो वो मतलब उनको शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो ऐसे अनासर को। लेकिन फिर भी जो लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ से बैठ के या वहाँ से आते हैं, हमारी ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं, वो कौन है फिर? कोई स्प्लिंटर्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, क्या हैं वो? नहीं, आप ये देखें कि 15 अगस्त के बाद मतलब हिस्ट्री हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछले 20 साल से वहाँ पे, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी कहा और हम सबको पता है कि वहाँ पे वो अनासर थे जो कि अफ़गान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी वजह से या उन एनडीएस की वजह से और बहुत सारे जो वहाँ पे अनासर थे उनकी हेल्प से वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ करते रहे। ना सिर्फ वो, अगर आप अपने पाकिस्तान के पिछले चंद महीनों के उस टेक ओवर से पहले देखें तो जो दासू अटैक हुआ उसमें हमें उनके नज़र आए, जो कोयटा में अटैक हुआ था उसमें अफगानिस्तान से हेल्प थी, जो बलूचिस्तान में बेतहाशा हुए उनमें उनकी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 अगस्त से जैसे ही अफगानिस्तान आए वो सारे लोग चले गए, वो वही हैं, वो स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ भी हैं, आप उनको स्लीपर सेल्स कह लें या उनके वो लोकल लोग कह लें, वो मुख्तलिफ हैं। अब जो सवाल जहाँ से आपने एम्बेसडर साहब से भी किया था, जिसकी तरफ मैं रीइंफोर्स करना चाह रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता क्या है कि आप इस वक्त जो है इस बहस पे लगे हुए हैं, जो कि चाहिए, मतलब होना चाहिए कि तालिबान को भी शायद थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए कि वो जो हसन खान साहब ने कहा कि वुमेन राइट्स के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ दिखाना होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी गिव एंड टेक। लेकिन नोइंग तालिबान जिस किस्म के वो रहे और हार्ड नेगोशिएटर रहे, आप अचानक जो है उनसे हर चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद आप कोई टाइम फ्रेम दे देना, आपने नेगोशिएशन करनी और आपने अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को देखना है। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना लेंगे जिस वक्त फाका कशी शुरू हो जाएगी, मैस माइग्रेशन शुरू हो जाएगी, उस वक्त आप कहेंगे कि जी अब हम इनको हेल्प करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है और उसके बाद चाइना जो है जिसने जो है ना मुसलसल कितने पिछले जो है 15 अगस्त से लेके अभी तक जो है वो आपने पहले सवाल के जवाब में जो एक बात की और वो बड़ी अहम बात है कि 75% वो डिपेंडेंट थे फॉरेन एड, राइट?
तो क्या इन लोगों का ये एजेंडा तो नहीं है कि इनको नीज पर ले आए, घुटनों पर ले आए, इनको रोक दें, चोक कर दें, मतलब ये मजबूर हो जाए हमारे टर्म्स पे आने पे खेलने के लिए? मेरा ख्याल है नेगोशिएशंस में शायद ये होता है। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें लीड जो है, अगर उसको देखा जाए यूरोपियन यूनियन या अमेरिका कर रहा है, कि वो वहाँ की आवाम को देख रहे हैं या तालिबान के साथ उन्होंने नेगोशिएट करके कहना है कि पहले हमारी सारी शराइत माने, उसके बाद आपके अगर लोग मर रहे हैं तो वो मरते रहे, हमें उससे परवाह नहीं, आप हमारी इन शराइत को माने, फिर हम आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपके पैसे आपको देंगे। ईयू ने भी कुछ अभी पैकेज दिया, ठीक है, देखिए अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अनाउंसमेंट्स हुई, और ये भी अनाउंस किया कि जी ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या लगेगा ये हमारी तंजीमों के जरिए होगा। इसका मतलब ये है कि वो सरकारी मुलाजमीन को पैसे उन्होंने नहीं देने, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। इट मींस कि जो एक गवर्नेंस का सिस्टम बनना है वो तो नहीं चल पाएगा। वो नहीं चलेगा। आपका जो सवाल था कि वो क्या उन्होंने एश्योरेंस दे दी है पाकिस्तान को कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं होगी? अगर आप उनकी आर्मी, उनकी जो लैंड फोर्सेज हैं, पुलिस है, उनके पास तनख्वाहें नहीं होंगी, उनको खाने के लाले उनके बच्चों को नहीं मिल रहे होंगे, और उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि हर चीज़ को जो है ना उन एश्योरेंस को रेप्लिकेट करें। EU ने 1.2 बिलियन की प्लेज किया। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो हुआ उसमें G20 की जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उन्होंने 1 बिलियन का प्लेज किया। ये सारे प्लेजेस हैं। वो प्लेजेस जब तक ट्रांसलेट नहीं होंगे एक्चुअल डिसबर्समेंट में, तब तक वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, और मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। सही। हसन साहब, अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले अमेरिका ने बड़ी कोशिश करके तालिबान को हटाया, जितनी मिलिट्री माइट लगाई। हामिद कारज़ाई की हुकूमत से लेके उसके दौर में जो करप्शन की कहानियाँ आप बहुत बेहतर जानते हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं। अशरफ गनी के बारे में जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का हालिया बयान है कि हमसे वादा किया था कि वो मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो भाग गए। सो पॉइंट इसके अमेरिका ने जो अपने लोग रखे हैं, जो चॉइसेस सामने की, सो वो तो बिल्कुल फेल हो गए, उसकी कोई भी वजह हो। तो तालिबान को अमेरिका क्या ट्राई करना चाह रहा है? वो क्या फिर उन्हीं लोगों को वापस लाना चाह रहा है जो 20 साल चले हुए कारतूस हैं कि वो दोबारा आएंगे और पता नहीं कोई इनकलाब लेके आ जाएंगे? तो क्या उनकी सोच क्या है, मतलब ये फ्लॉड पॉलिसी की वजह क्या है अमेरिका? देखिए, ये भी एक हकीकत है। हम इनको जैसे ही अल्फाज में हम यूफेमिस्टिकली कहे कि जी ये अमेरिकन को डिफीट नहीं हुआ है, बल्कि वो जो है विड्रॉल कर गए, जैसे आप खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन अफ़गानिस्तान में आम आदमी या तालिबान का जितना उनका मलिशिया लीडरशिप तक, वो सब समझते हैं कि हमने अमेरिका की सरबराही में पूरी दुनिया की फ़ौजों को शिकस्त दी है। ये एक मतलब बिलीफ की हद तक परसेप्शन है उनका। अभी ये है, इसी तरह इंटरनली अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स या उनके जो मिलिट्रीज है वो भी समझते कि हाँ हमें नाकामी हुई है, इन वे क्लोज टू डिफीट उनको हो गई है। अभी ऐसे हालात में मतलब है कि जिसको आप शिकस्त देते हैं या जो आपको शिकस्त दे देता है, फिर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है फिर कि अभी उनकी रिकग्निशन का मसला इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चाइना जितना भी पावरफुल हो, रशिया जितना भी पावरफुल हो, लेकिन लीड कर रहा है अमेरिका। पेंका चौधरी जो है वो तो अभी भी अमेरिका है वन। इसी तरह यूरोप जो है, इस तरह नाटो, यूरोपियन यूनियन, ये जो है डेफिनेटली अमेरिका की गोद में पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि वो अमेरिका को एनाई नहीं कर सकते। ये एक इशू है। मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे बड़ी पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रूडेंशियल जिसे कहते हैं कि प्रूडेंट जाना पड़ेगा तालिबान को। लेकिन रीजनल कंट्रीज कितना कर सकते हैं? उस दिन रशिया में मास्को में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें तालिबान को इनवाइट किया गया, बहुत बड़ी पेशरफ थी ये। उसके दूसरे तीसरे दिन जो है ईरान में एक बैठक हुई रीजनल ममालिक की, पाकिस्तान भी, और मतलब इन कॉन्टेक्ट वो है, वो लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, ये जो हमाइन भाई ने कहा कि दे आर वेरी टफ नेगोशिएटर्स, देखिए पहली बात थी लड़ाई की। यू आर हैविंग एन एज, यू आर हैविंग एन आर्म, यू आर हैंड ओवर द लाइसेंस टू किल। मतलब ये तालिबान से तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने सिविलियन को मारा है, गवर्नमेंट के मारा है या किसको मारा है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वो जो स्टबर्ननेस है या वो जो हार्डनेस है उसको थोड़ा सा अपने डाइल्यूट करना पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे, क्योंकि इस वक्त बाल जो है वो आपके कोर्ट में नहीं है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको प्ले करें। अभी बाल जो है वो अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स जो है उनके कोर्ट में है। रीजनल कंट्रीज़ की एक कमिटमेंट है, ट्राइका प्लस जो है तालिबान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान ने भी कमिटमेंट किया था, चाइना ने भी किया था और रशिया ने भी किया था कि ट्राइका प्लस जो है जो भी डिसीजन होगा तालिबान की हुकूमत के हवाले से, अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले से, वो यूनानिमस डिसीजन होगा। मतलब है कि कोई एक मुल्क जो है वो निकल के ग्रुप से निकल के उनके साथ आप उनको अच्छा एक बड़ी कैलस सी बात हो जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि
ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, इवन अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका को चलें थोड़ा देर साइड पे रखें, मतलब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फार ईस्ट में कुछ ममालिक हैं जहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, चले मिडिल अच्छा, उसके साथ वुमेन राइट्स वायलेशन भी होती हैं, मतलब तालीम के हवाले से बात होती है। माय पॉइंट सवाल है मेरा वो ये है कि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट है कि वो वाला बॉर्डर हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, टीटीपी या दीगर जो अनासिर हैं वो हमारे खिलाफ हमले ना करें, तो ये क्या हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पहले भी अकेले जो है ना सोलो फ्लाइट की थी, जो 1996 में तालिबान आए थे, 2 ममालिक और वो थे, वो फिर वो विड्रा कर गए थे, वी वर अलोन इन द फील्ड, ये एक मसला था। और उसने अभी तक हम जो है ना सफ़ीर साहब को अच्छी तरह पता है कि अभी तक हम उस डर्ट को जो है क्लींस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए प्रूडेंट पॉलिसी ये है कि गो विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली अगर आप मतलब है कि यूएस इन्वेस्ट को कर रहे हैं, एटलीस्ट जो चाइनीज़ है, रशियंस है, ईरान है, टर्की है, या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, एटलीस्ट उनको मिला के जो भी अप्रोच होगा वो रीजनल अप्रोच होगा, जो भी अप्रोच होगा वो इंटरनेशनल अप्रोच होगा, कम्युनिटी के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ खोया है। देखिए, और अभी भी मैं एक बात शहजाद भाई, अभी आप बता रहे थे टीटीपी के हवाले से, तालिबान ठीक है उनके साथ फोर्स नहीं है, आप कह रहे हैं या एम्बेसडर साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, एटलीस्ट उनका जो अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हिबतुल्लाह साहब एक स्टेटमेंट तो दे सकता है ना कि हूसोएवर इज किलिंग इनोसेंट पीपल इन पाकिस्तान, वो मेरे उसमें नहीं है। एम्बेसडर साहब, ये अभी तक उन लोगों ने ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया और ना दे रहे। एम्बेसडर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एम्बेसडर साहब ये जरा फरमाइएगा, ये जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं उसमें शायद कुछ ऐसे लोग भी यकीनन है कि जो पाकिस्तान में बड़े घिनौने किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं। ये लोग कहाँ हैं? कोई मतलब डिप्लोमेटिक चैनल से तालिबान ने कुछ बताया? ये कहीं जेलों में हैं, गिरफ्तार हैं, कहीं मेहमान खाने में ठहरे, कहाँ हैं ये लोग? अच्छा, ये मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक जरा आपकी इजाजत से जो हम पिछली बहस कर रहे हैं इस पे ये कहूँ कि देखें, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक नज़रिया है और बैनुल-अक़वामी बरादरी में अमेरिका और वेस्ट के अलावा रूस, चीन और रीजन खत्ते के ममालिक नेबर्स भी हैं अफगानिस्तान के, और फिर अफगान हुकूमत या अफगान तालिबान का एक नज़रिया है। तो मेरा ख्याल है जो प्रूडेंट वे है वो है कॉमन मिडिल ग्राउंड जो है, दोनों को मिडिल ग्राउंड की तरफ जाना होगा। तालिबान अपनी लचक दिखाएं इन ये इंक्लूसिविटी में, ह्यूमन राइट्स में, काउंटर टेररिज्म में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आहिस्ता आहिस्ता लचक दिखानी पड़ेगी कि उनके एसेट्स को अनफ्रीज करें। उसकी वजह से यहाँ बड़ी सख्ती आ रही है, और फिर देखें कि किस जगह जाके तस्लीम करने का या रिकॉग्निशन की सूरत बनती है। अच्छा, अब जो आपने कहा टीटीपी वगैरह के, देखें ये टीटीपी जेयूए के एलिमेंट्स, ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये पहले फेंस भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ओपन क्रॉसिंग होती थी, दोनों तरफ लोग एक ही कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं। तो वो यहाँ पे इन एरियाज में, नंगरहार के एरिया में और बॉर्डर के जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, पख्तिका, खोस्त, इनमें इनके एलिमेंट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद थे। अब वो उतने ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद नहीं हैं और हाइडिंग में हैं, लेकिन फिर भी उनके जिस तरह आपने कहा स्लीपर सेल्स या इस किस्म के जो राब्ते जो है मौजूद होते हैं। हमारे जो डिस्कशन हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ के दरमियान जो डिस्कशन हुई है, उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि इन तमाम एलिमेंट्स का सद्देबाब किया जाएगा। और अब वो किस तरह से किया जाएगा, वो मेरा ख्याल हम जो हमारे जो एपेक्स के जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए इस तरह के इकदाम लेंगे कि ये टीटीपी जेयूए एलिमेंट्स भी या बलोच इंसर्जेंट्स भी जो कोई एंटी पाकिस्तान की सॉइल पे यहाँ से कोई किसी किस्म के इकदाम ना करें। अच्छा सर, लेकिन उसमें सद्देबाब बहुत अच्छी बात है किया जाएगा। एक तो अश्योरेंस आ गई कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा जो लोग कहते हैं कि जी ये टीटीपी खास तौर पे ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो अमेरिका के खिलाफ या गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके खिलाफ तालिबान के शाना बशाना उनके साथ भी लड़ रहे थे, तो रैंक्स ज्वाइन किए थे। तो ये भी खदशात आए कि वो शायद ऐसे लोग जो पाकिस्तान को इंतहाई जराइम में मतलूब हैं उनको हवाले ना करें। तो क्या हमें प्रेस करना चाहिए उन्हें कि जी ठीक है आपकी रिकग्निशन की बात सर आंखों पे, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने एपीएस में बच्चों को शहीद किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले लोगों को शहीद किया, जो मतलब हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, दहशतगर्द हैं, उनको प्लीज आप हवाले करें। कोई ऐसी बात होनी चाहिए या नहीं? जी नहीं, ना सिर्फ ये कि होनी चाहिए, तो हमारा बाज़ाब्ता मुतालबा है, बाकायदा पाकिस्तान का मुतालबा है
कि वो लोग जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं या इस किस्म के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लिस्टें भी मौजूद हैं कि वो हमारे हवाले किए जाएँ। अब हवाले करने का जो मैकेनिज़्म होता है, वो चूँकि दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी इदारे आपस में एंगेज करते हैं और सही। वो हमारे सिक्योरिटी इदारे आपस में एंगेज्ड हैं, वो क्या उन मामलात का किस तरह हल निकालते हैं, वो अभी प्रीमेच्योर होगा मेरे लिए कुछ कहना। लेकिन हमारा ये भी नुक्ता रहा है अफ़गानिस्तान के साथ या अफ़गान तालिबान के साथ गुफ्तगू में कि अफ़गान तालिबान अब यहाँ एक इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, वो यहाँ की हुकूमत हैं और बतौर हुकूमत उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम इक़दामात लें जिससे ये अश्योर किया जा सके कि यहाँ से कोई भी टेररिस्ट एलिमेंट ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्टिविटी ना करे, टेररिस्ट एक्टिविटी, बल्कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ना करे। बिल्कुल सही। और सर एक वक्फा मुझे लेना है, लेकिन एक वेरी क्विकली, ये जो कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान था कि अगर हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं मंसूर साहब? देखिए, वो तो मेरा ख्याल है कि उनकी अफ़गान तालिबान की क़यादत है, जो यहाँ की हुकूमत है, उनका ये बड़ी एस्टैब्लिश्ड पोज़ीशन है कि अफ़गान हुकूमत को फ़ौरी तौर पे तस्लीम करना ज़रूरी है। हमारा भी ये ख़्याल है कि देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम का, एक मुस्तहकम हुकूमत का होना ज़रूरी है। गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पे कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी, तो उसका नतीजा हमने देखा, या खाना जंगी रही, पहले जिहाद रहा, फिर खाना जंगी रही, सही। और बाद में जब अमेरिका और नेटो की फ़ौजें भी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स ने जगह बनाई, अल-कायदा हो, दाइश हो, या टीटीपी और ठीक। जेयूए या ईटीआईएम हो। तो मेरा ख्याल है इन तमाम जो टेररिज्म की यहाँ जो वेव है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो, वेरी और वो राइट। मुस्तहकम हुकूमत जो है तभी होगी कि अगर यहाँ पे एक देर पा अमन आए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में हैं जहां इजादात की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, आज की दुनिया स्मार्ट है और हम लाएंगे इसकी अपडेट्स स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ PTV न्यूज पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, दुनिया भर में असरात, इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमय्यूं खान साहब, एम्बेसडर साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें दी और बड़ी शेयर की, और ये अभी हम वक्फे के दौरान बात कर रहे थे चमन बॉर्डर की ओपनिंग की, और कल से एम्बेसडर साहब ने भी जो हमें बताया है कि कल से वो बॉर्डर खुल रहा है। तो चमन बॉर्डर के खुलने का क्या मतलब है वैसे आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है बड़ा अहम डेवलपमेंट है। जिस तरह एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि अब इस वक्त पाकिस्तान का जो मकसद है कि वो उन ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ उनके साथ ट्रेड की जाए, ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है बाहर की दुनिया के साथ वो थोड़ी सी कम हो, जिसमें उनको ग़ज़ाई अशिया पहुँच जाएँ, दवाइयाँ पहुँची जाएँ। इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, ये सबको पता है। तो मेरा ख्याल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है ना अपना वो रोल कर रहा है। और वो बंद इसलिए किया गया था, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि 15 अगस्त के बाद आपको पता है कि अचानक गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुत सारे डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिसको अभी भी हमें ख़तरा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर है, वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं किसी भी शक्ल में। वो ह्यूमैनिटेरियन रेफ्यूजी के सेंस में आ सकते हैं,
स्टूडेंट्स के उस सेंस में, अब बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं जिसमें तो पाकिस्तान वांटेड टू मेक श्योर कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक एक्स्ट्रा वो था कि वो उनके पास वो होना चाहिए कागज़ जो वीज़ा लगने के बावजूद। तो मेरा ख्याल है वो हमने एक पूरा अपना प्रिकॉशन लिया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो वीज़ा फी भी शायद वेव कर दी है ना, वेव कर दी जी बिल्कुल। मेरा ख्याल लिबरल वीज़ा पॉलिसी मेरे ख्याल में जो मंसूर अहमद खान साहब ने अडॉप्ट की है इसके उसमें रिजीम में बड़ी लिबरल है। मतलब देखिए ये नहीं देखा है कि ये ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, तालिब है, मुखालिफ है या जो भी है, जिसने भी अप्लाई किया, जिसने भी वो अब सिर्फ एक फ्लाइट्स का इशू है, लेकिन वो भी अफगानिस्तान का जो भी एग्जिस्टिंग स्टेटस है उसकी वजह से उसमें पाकिस्तान या PIA का कोई कसूर नहीं उसका कसूर नहीं। आप देखें जो भी हार्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जब भी कोई एयर फ्लाइट ऑपरेशन होता है उसमें इंश्योरेंस का होता है, फ्रेट चार्जेस होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर PIA की एक फ्लाइट जाती है जो कि किसी और मुल्क में, लेकिन ये हमारे तालिबान दोस्तों को भी तस्लीम करना चाहिए ना कि वो कहते हैं $150 किराया लें जो पहले था, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर आपने हर फ्लाइट का $4.5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम देना है। मेरा ख्याल है वो डिमांड्स बहुत सारी, ख्वाहिशें तो हर मुल्क की बहुत सारी हैं, उनकी हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अब असल इशू एक रिकग्निशन है और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। उसके अगर अंदर रह के इन चीज़ों को देखा जाए तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से डिमांड भी ये, क्योंकि उनको इस वक्त डिस्प्रेशन में सिर्फ एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कि लीड कर रहा है पूरी दुनिया में उनके उस क्राइसिस को बताने के लिए। बाकी बातें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, प्लेजेस हो रहे हैं, लेकिन जो है ना उनकी उन लोगों को कोई नहीं देख रहा कि वो जो मरना शुरू होंगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसको, अगर हसन खान ने पहले भी बताया, एम्बेसडर साहब ने, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है इस पूरे। तो मतलब इसमें नो लव फॉर द न्यू गवर्नमेंट बट इट इज़ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान जो कि सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दुनिया समझे कि डिमांड्स यकीनन होनी चाहिए, लेकिन आपको ह्यूमन क्राइसिस इज फर्स्ट देन योर डिमांड्स। आज़म खान, इस पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे और जो रेफ्यूजी सिचुएशन या एक जो पॉसिबल एक रेफ्यूजीज का एक सिचुएशन बन सकती है, उस पे बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है, उस पे मतलब मुझे तो बहुत शर्म आई वो बयान सुन के कि फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जी जब ये क्राइसिस आता है तो पना हम इन लोगों को देते हैं, और जो बड़े बड़े अमीर मुसलमान ममालिक हैं वो बिल्कुल उनसे हाथ खड़े कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने तो अरसे से रखा है, तो पूरी एक मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ख़ास तौर पे जो रीजन में हैं उनका आप नहीं समझते फ़र्ज़ बनता है इसमें टर्की को शामिल करें, आप ईरान को करें, सऊदी अरब, UAE अमीर ममालिक हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या फ़र्ज़ बनता है अगर हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अगर कंट्रोल करना है? देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी और बात जो मैं कह रहा था ना कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कही है। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो इस्लाम या इस्लामी दुनिया या मुस्लिम उम्मा, ये नैरेटिव फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इस पर हमने बहुत कुछ खोया भी है, कम पाया है, खोया बहुत है। ये उम्मा के हवाले से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के साथ उसे डायरेक्ट कोई वो नहीं है, लेकिन हम जो है उम्मा की खातिर उसको वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त जो मुसलमान ममालिक है, जिसमें आपने जो इशारा किया टर्की, UAE, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया वगैरह, जो कि दे हैव समथिंग टू ऑफर, उनको एज ए मतलब एक एज ए मुस्लिम कंट्री आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं जी मगरब और अमेरिका, बातों में तो हम बहुत वो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटेरियन चीज़ जब आ जाती है ना तो उनके सामने जो है ना हाथ हमें पिलाना पड़ेगा। इस वक्त जो तालिबान का मसला है, देखिए तालिबान ने अमेरिकियों को डिफीट किया, वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो फोर्सेस, 39-49 कंट्रीज थे, उनके फोर्सेस को हिसाब में जो शामिल थे उनको शिकस्त दी है। अभी अनफॉर्चुनेटली तालिबान जो है उनके दर पे जाके सर रखना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान मुल्क जो है, पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे मैं देख रहा हूँ कि जो सफारत है पाकिस्तान उसकी तरफ से अक्सर ट्वीट आ जाती है कि ट्रक्स जो है ना जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी, आम लोग भी, मतलब है कि आम लोग भी आगे बढ़ के वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस है, हमारी कैपेसिटी डेफिनेटली हम करेंगे। हमारे यहाँ अभी गंदम का मसला है, चीनी का मसला है, अंडे का मसला है, चिकन का मसला है, हमारे यहाँ तो सारे अपने मसाइल है, और इसको मेरे ख्याल में आधा काट के हम अफगान को जो दे रहे हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज्यादा किरदार है। एम्बेसडर साहब, ये जो चमन बॉर्डर की ओपनिंग है जो कल से आपने फरमाया कि होने जा रही है, ये कितनी सिग्निफिकेंट है? जी देखें, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल में हमें जो है ना पाकिस्तान को इस वक्त यहाँ पे, ठीक है इस जगह पे बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस हैं, लेकिन इसको गेम चेंजर की तरफ लेके जाना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। वो इस तरह के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें लोगों की फ्री मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लोगों की फ्री मूवमेंट से मतलब है आप वीज़ा रेजीम रखें, आप डॉक्यूमेंटेड सिस्टम रखें, जो भी रखें, लेकिन लोगों का आना जाना आसान होना चाहिए। और इस बात को मेरा ख्याल हमारे पैनलिस्ट जो है हसन साहब भी, हुमायूं साहब भी जानते हैं कि जब कभी भी मूवमेंट में
रुकावट आएगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव पैदा होगा। इसलिए एक फ्री मूवमेंट, फैसिलिटेटेड मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरे, पाकिस्तान को तिजारती राहदारियों की तरफ आना चाहिए। गवादर की पोर्ट के जरिए आप यहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू, पहले तो अशरफ गनी हुकूमत इन चीजों को एनकरेज नहीं कर रही थी, अब आप ताजिकिस्तान के साथ डायरेक्ट रास्ता खोल सकते हैं। आप उज़्बेकिस्तान के साथ रेलवे लाइन जो ट्राइलेटरल बन रही है उसको खोलें। आप एनर्जी के प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। तापी कभी तुर्कमेनिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसमें एक सवाल है, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया, कॉरिडोर गेम चेंजर की तरफ सर, जाना वक्त चाहिए। बचा लूं, एक सवाल पूछ कुछ लूं। वक्त लगेगा, एम्बेसडर लेकिन साहब हमारी हमारी तरह डायरेक्शन हुकूमत से मुतालबा कर रही है ना। नहीं, मेरा एक सवाल है इस पे वेरी क्विकली। एक तो ये कि ये तालिबान की हुकूमत पहले भी थी तो उस तरीके से राहदारियों से हम फायदा नहीं उठा सके, जिसकी बुनियादी वजह थी सिक्योरिटी सिचुएशन। तो आप समझते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि हम ये राहदारियों की तरफ जा सकते हैं, या पहले ये वाला मसला हल करना पड़ेगा? नहीं, हेलो जी, आपसे सवाल है। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। जी देखें, मेरे ख्याल में कि सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो हैं, और हमें देखें इन चीज़ों को, राहदारियों की तरफ जाने का जरिया क्या है। आप अपने जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उनको सबसे पहले फैसिलिटेटिव कर दें। तोरखम और चमन और गुलाम खान, बादीनी, अंगूर अड्डा, यहाँ से बहुत बड़ी तिजारती रूट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेटिव कर दें। एम्बेसडर साहब से इसके बाद पूछ ले कि आप उसमें अगले जितने चंद हर्डल्स सालों है, में काबुल, उसमें जितने हर्डल्स है वो भी हर्डल्स वो पूछे, हर्डल्स कितने हैं? ये जो हर्डल्स है, परसों तरसों जो डेलीगेशन आई थी अफगान की, खानजान साहब अलकोज़े साहब की सरबराही में, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे 8-9 एजेंसीज है जो कि एक ट्रक को 8-9 दफा चेक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत क्विकली सर, क्विकली लास्ट 1 मिनट एम्बेसडर साहब। लेकिन इसको हल करने की जरूरत है ना हसन साहब। देखें, यही चीजें तो, अगर आप ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें इन सारे हर्डल्स को हल करने की जरूरत है। लेकिन मुझे बताया गया कि इस विजिट के बाद, अभी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के बाद, वहाँ काफी इंप्रूवमेंट आई है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, हमारे एम्बेसडर काबुल में, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। हमायूं खान साहब आपका भी शुक्रिया, हसन खान साहब आपका भी शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।